मामा जी और बेका बेकालू कबीला। मामा जी व यांगू एक आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर एक दिन सराय में। क्या बात है यांगू, हाथ में क्या है तुम्हारे, कोई चिट्ठी है? हाँ चिट्ठी है, मगर कमाल है, किसी को कैसे मालूम? हाँ हम आदिवासी इलाके में शहर पर हैं। अच्छा, तोला यह पत्थर का क्या काम है? ओ, हमारा पता किसी को मालूम? कैसे मालूम हुआ? मुझे आश्चर्य हो रहा है। पत्थर, क्या लिखा है पत्थर में? हम लोग जरूरत से ज़्यादा मशहूर हो गए हैं, अब शायद घूमना फिरना छिपकर ही होगा। चिट्ठी पढ़ते हैं और चिट्ठी नाम अंत में। मामा जी यांगू से संबोधित हो उठते हैं। यह तो तुम्हारी चिट्ठी है यामू, चिट्ठी में तुम्हारा नाम लिखा है। मेरी चिट्ठी समझ बोलाकू कबीले के सरदार ने भेजी होगी। सरदार पोंगा मेरा दोस्त है। ओह जरूर, वह किसी मुसीबत में होगा। यंग के कहने पर मामा जी चिट्ठी पढ़ते हैं और बताते हैं। हाँ ऐसा ही लिखा है उसमें, तुम्हें बुलाया है, मेरा ख्याल है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मेरा वह हमेशा मुसीबत के समय मुझे याद करता है। यांग मामा जी को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेता है। विमान से बिजाऊ नगर के 2 घंटे का सफ़र है करने के बाद हम बोलाकू कबीले में पहुंच गए। यही बताया था ना तुमने? यह भी अच्छा है कि हम समय पर पहुंचे, किंतु 20 मिनट में विमान उड़ने में है। मामा जी और विमान में चढ़ते हैं। विमान उड़ान भरता है। विमान को उड़ान शुरू हुई। ब्लाकू कबीले का सरदार पोंगा अपने इलाके में सबसे ताकतवर कबीला सरदार है। आकाश की ऊंचाइयों छूने लगता है। विमान की खिड़की से यांगू दूर तक नजर देखती है। बुलाकू कबीले के लोग पहचान लेता है। बुलाकू कबीले के लोग हमारे स्वागत के लिए आए हैं। बुलाकू कबीले के लोग अपने साथ ले जा चलते हैं। हवाई यात्रा में आदमी को काफ़ी थका देती है। ठीक, हम लोग सरदार पोंगा के खास आदमी हैं, अगर आप नहीं आते तो हम आपकी तलाश करना पड़ता। क्या कोई विशेष परेशानी वाली बात है? अचानक एक जगह मामा जी रुक जाते हैं। ये मेंढक मछली एक दुर्लभ किस्म की है। यह क्या चिंगू, मेंढक या मछली? वाह क्या बात है, भैंसे का सफर करना भी किस्मत में लिखा था। बुलाकू कबीला ताकतवर लोग कबीला है मामा जी, मगर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। शहरी चमक दमक अभी यहाँ नहीं आई। और पोंगा मुझे देख कर खुश हो जाएगा, बहुत दिनों बाद मिलेगा। वाह यही मौका है, सबको घेर कर मारा जाए। शिकार मौत का जाल अपने आप आ गई हैं, जाल खींच लो। अचानक लोग मामा और यामू कबीले के लोगों को घेर लेते हैं। कबीले के सैनिकों से बता है, खबरदार चीखा तो गला दबा दूंगा। बिल्कुल आवाज़ न निकाले, वैसे इच्छा है तो तू बोल, तेरा गला दबाऊं। लो भाई, गले बाद में दबाना, पहले हमारे डंडे का स्वाद चख लो। यांगू और पेट में मोटे डाल बदमाश की ठुकाई कर देता है। ले बेटा बैठ जा, सिर थाम कर, बड़े पहलवान बने फिरते थे लंगूर कहीं के। और सब चित हो गए। पुंगा के आदमी भी, चलो अकेले ही आगे बढ़ते हैं। ये यामू, अरे यामू, अब देख, काफ़ी गुफा काफ़ी है,
यांगू गुफा में चलते हैं, यहाँ अजीब जानवर तो मज़ा आ जाए। मामा जी यांगू पैदल आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गुफा आती है। पहले विमान का सफर, भैंसे की सवारी बहुत थका डाला, अब आराम करते हैं, आगे बढ़ेंगे। मामा जी यांगू गुफा के भीतर पहुंचते हैं। यह रोशनदान का इंतजाम है, किसी जैसे दिमाग वाले आदमी की करामात। लगता है गुफा में कोई नहीं आता नहीं है। बरसों पहले कंकाल यहाँ। अरे ये क्या? निकालो, भगवान के लिए निकालो, मेरा दम घुट रहा है। गुफा में मेज पर रखी बोतल और मेज के पास एक सिंहासन पर एक लबादेदार बुर्के में बैठा आदमी। यह तो बेजान है। मेरे हाथ लगाते ही गठरी की तरह नीचे गिर गया। यामू के हाथ लगाते ही लबादाधारी नीचे गिर जाता है। उसके बाद मामा यामू को आपस में सलाह करते हैं। लगता है सिंहासन वाले एक जिन की बोतल में बंद कर रखा है। अब यह लुढ़क गया जिन। आज तक तो मुझे भूत प्रेतों जिन्नों की बात पर यकीन न था, मगर आज देखकर यकीन हो गया। कृपा मुझे निकालो, हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। यामू जिन पर दया आ जाती है और बोतल से खोलता है। यह भला जिन लगता है न जाने कब से बोतल में कैद है। निकाल देता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। एक विशाल जिन धारण कर यांगू के सामने आ जाता है। वह जिन हाथ जोड़ता है, उन्हें बताता है कि वह जीवन भर आपका गुलाम रहेगा। और लबादे वाले व्यक्ति अप्रसन्न अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, उसी ने जिनको बोतल में बंद कर गुलाम बना रखा था, वर्षों बाद आज़ाद हुआ। जिन छोटा होता और यामू की जेब में चला जाता है। मामा जी और यामू आगे चल पड़ते हैं। लगता है तपस्या के बीच में ही मर गया होगा और बेचारा जिन बंद रह गया होगा। यह जिन अब तुम्हारा गुलाम हो गया है यामू, जब हमेशा तेरा साथ ही रहेगा, दिया करेगा। अब हम दोनों नहीं, तीन हो गए हैं। और यह हमारा मददगार भी होगा। मामा जी यामू और जिन पोंगा सरदार की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचानक उसे एक बच्चा भाग कर आता दिखाई दिया। अरे यह बच्चा भाग रहा है, उसके पीछे कोई आदमी। छोटा बच्चा भागता हुआ दूर मामा व यामू को देखता है और तेजी से भागकर उनके करीब पहुंच जाता है। पीछे से व्यक्ति दूर न थे। रुक जा कामू, इसकी इनकी बात मुझे नहीं सुननी, मुझे भाग जाना चाहिए। माँ बापू परेशान हो रहे होंगे। मगर पीछा करने वाले आखिर बच्चे को पकड़ लेते हैं। अब बोल फेंकूं ये पत्थर पर निकाल दूं तेरी सारी बहादुरी। बहुत दौड़ा है तूने, हमारी बारी है। क्यों क्यों जम्बो कोम्बा को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई आदेश नहीं है। दे भाई अरे देख यामू, वे लोग लगता है जबरदस्ती बच्चे को पकड़ रहे हैं। तो चलो उन्हें नन्हे जान को कुछ मदद करें। और अचानक बच्चा उन व्यक्तियों को एक पक्का फल गिरता है, तड़ाक। और चोट के कारण जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होती है, बच्चे के हाथ से निकलकर भागता है। भागूं जल्दी से, अरे पकड़ो, जल्दी करो। दूसरा व्यक्ति कामू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। कामू एक पत्थर उठाता है, उसे दे मारता है। यह लो अपना इनाम। अरे बाप रे, इस मच्छर का भी क्या निशाना है। वो कोमू धरती पे पड़े पत्थर उठा कर मारता है। यह लो बदमाशों, देखो कोमू का निशानेबाजी का कमाल। कोमू का निशाना हर अचूक बैठता है और पकड़ने वाले परेशान हो जाते हैं। एक व्यक्ति कोमू को पीछे
भागता है मगर सामने देख दौड़ता है। उसका इसको पकड़ना ही होगा वरना मेरी खैर नहीं। सामने दौड़ते वक्त उस व्यक्ति को नज़र में धरती के पत्थर पड़ने जाती। दौड़ते दौड़ते आ जब उसके व्यक्ति की हालत जब ठीक होती है और अचानक ही व्यक्ति पत्थर से ठोकर खाकर मुंह के बल गिरता है। वो पत्थर तो मुझे दिखा ही नहीं और पीछे से दौड़ता हुए लोग आ जाते हैं। फिर सभी लोग कोमू के पीछे लग जाते हैं। कोमू पूरी शक्ति से उनकी पकड़ से बचने के लिए भागता है। अरे कमाल है, हमारे गांव में हमारी भैंस यहाँ कैसे आओ देखते हैं कि वो जिन पर बैठ कर हम आए थे। अरे कमाल हो गया, ये भैंसें यहाँ कैसे आ गई? देखो वे वही हैं जिन पर बैठ कर हम आए थे। हाँ वही हैं, जल्दी उन्हें पकड़ो। चलो अच्छा हुआ भैंसें हमें मिल गई, हम जल्दी पहुँचेंगे। मगर पहले उस छोटे बच्चे की तलाश करना होगा। मामा यमू कुछ देर आगे निकलते हैं। वह देखो यमू, वह लड़का न जाने कहाँ छिप गया है। अचानक सामने आया, रुकने का संकेत करता हूँ। मामा जी और यामू उसके पास भैंसे रोकते हैं और यामू बताता है कि उसके पीछे बदमाश पड़े हैं। क्या बात है बेटे, डरो मत, आओ और अपने आपको रास्ता दिखाता हूँ, जल्दी हम कबीले में पहुँच जाएंगे। और फिर भाई कोमू किधर भागे गया उस और कबीले के निकट पहुंचकर कोमू भैंस से उतरकर एक बड़े झोपड़े में दौड़ता हुआ मकान में प्रविष्ट हो गया। मामा जी और यामू पीछे चलते हैं। सामने वाला मकान लगता है किसी बड़े आदमी का है। अरे बेटा कोमू रुको, भागते कहाँ हो? अपने घर जा रहा हूँ, आप मेरे बापू से मिलना। और कबीले का सरदार अपनी और उसकी पत्नी। बहुत देर हो गई, कोमू न जाने कहाँ किस हालत में होगा, मगर कोमू को गायब करने वाले आदमी का पता लग जाए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कोमू यांगू आग ले आ लेता। अब तक सुना है मामा जी बड़े बुद्धिमान हैं। सरदार सोच रहा था कि अचानक कोमू आ गया। बापू, कोमू मेरे बच्चे कहाँ चला गया था? तू इधर मेरे मेरे साथ इधर आ मेरे लाल, मेरे बच्चे। बापू, उन लोगों को चकमा देकर भागा हूँ। कि तुम्हें किसने पकड़ा था? पहचानता है उसे? बता कौन है वो। हाँ बेटा, हम लोग उसकी कड़ी सजा देंगे। हाँ बापू, उन्हें पहचानता हूँ, मगर हमारे कबीले के हाँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सलामत पहुँचाया है, माँ वे मेरे साथ आए हैं तुम और बाहर खड़े हैं। सरदार स्वागत कक्ष में ले आना, यह वही है। अरे कौन सरदार को अपने खबर करने गया है? ओह, कोमू पोंगा, सरदार का लड़का। मुझे मालूम है, अगर अगर खोया हुआ है, कितने दिनों बाद आया है, कहीं देर ना हो जाए। और मामा जी और यांगू का स्वागत कक्ष में ले जाने के बाद कोंगू कबीले के सेनानायक और उसका पुत्र आ गए। उन्हें छिपकर मामा जी और यांगू को देख कर बात सुनी। अब शायद यह हमारे मतबल का कोई काम नहीं है। शायद कोमू को ढूंढने के लिए हमें बुलाया था। बाबू, अगर वे मेरे मदद न करते तो मैं फिर पकड़ा जाता। कोमू ने सरदार को अपने अपहरण से छूटने की पूरी बात बताई। जाओ, आओ जी, फरिश्तों से मिलकर आओ। मैं भी यही सोच रहा था, जाता हूँ, बात करता हूँ। भले लोग हैं, इनाम भी देना चाहिए। हाँ बाबू, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और योंगू मेरे दोस्त और मामा जी, आप यहाँ मेरे नसीब जाग गई।
ओए सोए हुए जमान हम सोए हुए को जमाने हो गए यहाँ पर आए। कैसे हो सरदार, कैसे याद किया हमें हमारा पता कैसे लगा? हमने अपनी यात्राओं की किसी की खबर नहीं दी रखी थी। हमारे एक साथी ने आपको पहचान लिया और हमें खबर दी और अचानक यूं को द्वार पर पहुंचा। लगता है कोई बाहर का कोई हमारी बातें सुन रहा है। कौन हो सकता है, देखना चाहिए। सचमुच बाहर एक सैनिक दीवार पर लगा बातें सुनने की चेष्टा कर रहा था। दबे पार बाहर जाना होगा, जरा भी आहट हुई तो बाहर वाला सतर्क हो जाएगा। और योगी बाहर निकलने से पहले ही परछाई देख सैनिक दीवार पर भागने लगा। कोई आ रहा है, पास आ गया तो मुझे देख लेगा, मुझे देख पाई इससे पहले यहाँ से भाग निकलूं। अरे उसने तो मुझे देख लिया। और सैनिक भागा तो योंग ने छलांग मारकर पकड़ लिया। भाग कर कहाँ जाएगा बच्चों, छोड़ दे। कोशिश करके सैनिक छूट कर भागता है, तभी मुझसे बच कर कितनी दूर जाएगा। ओह मरा। और गिरते गिरते कोम गिरा। आह, इसकी पीठ पर छुरा धंसा हुआ है, किसने मारा इसे? और धम की आवाज के सरदार मामा जी वहां पहुंचे। अरे यह मेरे कबीले के सिपाही को किसने मारा? मामा जी सरदार यांगू से पूछते हैं। मैं तो छुरा फेंकने वाले को देखा नहीं। छुरा किसी तरफ से आया था, उस तरफ जाने पर ही पता चल सकेगा। और मामा जी ने मृत सैनिक को देखकर अनुमान लगाया, छुरा इस तरफ से आया था। देखते हैं और अपना ख्याल रखना। उस दिशा में सेनापति सेनानायक माया झाया से कहता है, साथी तैयार रखो। और सरदार पोंगा अब खतरनाक हो कर रहा है। और सरदार पोंगा, याहू हमारे कबीले में पवित्र मंदिर तुमने देखा है? मंदिर के देवता टकोला की मूर्ति कुछ दिन से गायब हो गई है। लोग अब तक मुझे सख्त नाराज हैं। झाका राज्य मंत्री संदेश सुना। सरदार पोंगा बाहर की ओर चालक आदमी को बुलाया। मुझे यानी दुश्मन ढूंढ रहे हैं निकलने के लिए। टोटका देवता की मूर्ति जल्दी ही न मिली तो सरदार लोगों को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यांगूल शायद लोग कबीले के सरदार न रहने दे पोंगा, इसलिए जल्दी ही परेशान है। और उसी रात मामा जी और यांगू के कमरे में दोस्त आए। मामा जी और यांगू को चारपाई के पास पहुंचे और उनके हाथ में चमके छुरे। और दोनों व्यक्ति छुरे चारपाई पर करते हैं। चारपाई खाली थी। सैनिकों हक्के बक्के रह जाते हैं किसी को न देखकर। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए दोनों? दोनों बाहर निकलते हैं, नहीं देखा उन्हें। राज्य मंत्री को क्या जवाब देंगे? सख्त आदेश है हत्या के लिए। दोनों सैनिक वहां से भागते हैं। मामा जी और यांगू के बारे में राज्य मंत्री को सब बताते हैं। जब दोनों यहाँ हैं ही नहीं तो हत्या हम कैसे कर सकते हैं? कुछ गड़बड़ी है, भाग ले वरना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। और यह दरवाज़ा बंद हो गया, यह तो खुला था, खतरा। और फिर अचानक ही उन पर हमला हो जाता है। आह मरा, आह। और दोनों सैनिक धराशायी होकर लुढ़क जाते हैं। तभी टॉर्च की रोशनी जलती है और यह रोशनी फेंकने वाला यामू था। दरवाज़ा कौन पीट रहा है, देखूं जरा। सरदार पोंगा तो नहीं? वास्तव में सरदार पोंगा, उसके साथी सैनिक भी, राजमंत्री भी था। गजब गजब, हमारे दोनों साथी पकड़े गए शायद। और दोनों सैनिक गिरफ्तार हुए। लेकिन सरदार पोंगा ने पता था कि
मोटू जल्दी ही गिरफ्तार करने के लिए मदद करेगा। पोंगा ने हमें देख लिया, जरूर यह कुछ हमें छुड़ाने के लिए गया है। सरदार पोंगा इनसे पूछो किसके कहने पर ये हमसे मारने आए थे। और अचानक ही राज्य मंत्री बहुत से सैनिक आकर मामाजी और यामू को घेर लेते हैं। यही है हमारे लोग दुश्मन। सरदार के विरुद्ध सरदार पोंगा के विरुद्ध तगड़ा प्रयंत्र। और कुछ देर इतनी तेजी से घटा कि मामा यांगू अपने बचाव के लिए अवसर तक न मिला। खबरदार हिलना मत। और मामा यांगू और सरदार पोंगा, सरदारनी और कोमू राज्य मंत्री की आज्ञा कैद में कर लिया जाता है। यहाँ से निकलने के लिए क्या तिकड़म की जाए, कोई तरकीब नहीं सूझेगी। इन सलाखों को तोड़ना मुश्किल है। दुष्ट राज्य मंत्री एक बार उसकी गर्दन आ जाए तो भगवान उस दुष्ट को कभी माफ नहीं करेगा। राज्य मंत्री ने कहा, सरदार पोंगा ने देवता की मूर्ति बारी लोगों को बेच देने का आरोप लगाकर फांसी की सजा देगी। और दोनों सैनिकों को झाका और सरदार पोंगा का फांसी की सजा के बारे में बताने आया। और सरदार देवता की मूर्ति चुरा कर बेचना आरोप लगाया जाता है और सरदार अक्का बक्का रह जाता है। काश सारा कबीला तुमसे नफरत करता है, तुम्हारे नाम पर थू थू करता है। सरदार तुम्हारा जिन यामू, जरा उसे निकालो, शायद वही कोई तरकीब मदद कर सकता है। मामा जी ने जिन का ख्याल आया और यामू ने की आस प्रशंसा से चमक उठी। जिन को याद किया। जिन को देख कर सरदार पोंगा चकित हो उठा और वह मामा पोंगू को जिन के बारे में पूछता है। यह है कौन? ये यांगू मेरा बेटा कोमू और उसकी माँ देख कर डर रहे थे होंगे। यहाँ से जाने से कह दे मेरा बेटा उसकी बेहोश न हो जाए, इसे भेज दो। यामू जिन को एक सुरंग खोदना का आदेश देता है और आज्ञा मालिक गुलाम एक आदेश पूरा करने के लिए तैयार है। और पोंगा उसकी पत्नी बेटा जिन से डरते हैं। यह क्या है? जिन सुरंग तैयार करता है और उसके पीछे चलते हैं। खा जाएगा यह हमें। और सुरंग का रास्ता उन लोगों को बाहर की दिशा में ले जाता है। हाँ मालिक, ठीक कहा। जेल से तो हम आज़ाद मिल ली, पर यह सुरंग अवश्य ही बाहर किसी मैदान में निकलती है। जिस मार्ग से घुसकर निकलता है और सभी मार्ग बड़ी आसानी से सीधे चलते हैं। आखिरकार सुरंग समाप्त होती है। सबके चेहरे पर शांति की लहर छा जाती है, रोशनी की लहर सबके चेहरे पर। बाहर निकलने पर तभी पता चलेगा जब राज्य मंत्री जोर जोर से तलाश करना रहा होगा सामने गुफा कैसी है। जिनके पीछे पीछे सभी गुफा के बाहर पहुंचते हैं और सुरंग खत्म होती है वहीं गुफा का मुहाना, वही गुफा जिसमें मामा और सामू बाहर पहुंचते हैं। जा चुके। अब इस गुफा में प्रवेश कर जिन अदृश्य हो जाता है। गुफा के अंदर कंकालों के बीच कैसी भयानक जगह है। मेरा काम जरूर डर रहा होगा। यह मौत की गुफा है यामू, मगर घबराना मत, हम यमदूत से कम नहीं है यामू। बिल्कुल ठीक आपने कहा मामा जी। ढूंढो, कहीं से भी सरदार पोंगा को ढूंढ कर लाओ, जिंदा या मुर्दा। पर कहाँ से ढूंढें पिताजी? सारा कबीला तो छान मारा
उधर राज्य मंत्री सरदार पोंगा की तलाश में पागल हो गया था। सुनो सुनो कबीलों, सरदार पोंगा पवित्र देवता टोटला की मूर्ति चुरा कर बेच दी है और वह भाग गया है। लेकिन कबीले के लोग ढिंडोरची की घोषणा पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही इकट्ठे होते हैं वैसे ही वापस लौट जाते हैं। बहुत पुराना सारा पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो सुनो कबीले के लोग आपस में बात करते हैं। मुझे तो गड़बड़ लगती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जितने मुंह उतने बातें। लोग राज्य मंत्री पर शक कर रहे थे। सरदार पोंगा बड़ा सज्जन है, उस ऐसा नहीं कर सकता। अरे राज्य मंत्री जी बदनाम है। और उधर गुफा में सरदार पोंगा चारों ओर नजर दौड़ाते हैं। सिंहासन पर एक व्यक्ति तकाया। यह लिबादा जिस्म जैसा, इसका चेहरा तो देखूं। और पोंगा उस निर्जीव शरीर के करीब जाता है और सीधा करता है। वो फिर समाधि में लगाए हुए उसका चेहरा सरदार पोंगा से काफ़ी मिलता है। इसका चेहरा मुझसे काफ़ी मिलता है, इसकी लाश का फ़ायदा उठा सकता हूँ। और गुफा में एक अन्य स्थान पर सहसा ठिठकता है। उसे पता चलता है कि लाश उसी किसी के पूर्वज की थी। उसके शरीर इस प्रकार जड़ी बूटी का लेप था। अरे यह पत्थर कैसा है, इसे हटा कर देखूं, शायद कोई रास्ता नजर आए। और गुफा यामू के मामा जी पहले ही देख चुके थे। सचमुच ही जैसे गुफा में यह पत्थर हटाता है और यामू जोर लगाकर पत्थर को एक स्थान से हटाता है। लगता है भारी है, पत्थर को हटा दूं। और सचमुच पत्थर हटते ही गुफा में मार्ग दिखाई देता है। यामू को बुलाने पर मामा जी आते हैं। यामू पोंगा सरदारनी कामू का आते हैं और गुप्त मार्ग से आगे बढ़ते हैं। यह गुफा किसी पुराने तिलस्म की तरह रहस्यमय लगती है और सामने हीरे जवाहरात जड़ी मूर्ति देखकर चौंकते हैं। सरदार पोंगा खुशी से चीख उठता है। उसने मूर्ति उठा ली। ये टोटका देवता की मूर्ति है, पवित्र मूर्ति है, यहाँ कैसे आई? क्या मेरे दुश्मन की चाल है? मूर्ति संभाल कर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सरदार पोंगा मूर्ति मिल जाने से काफ़ी प्रसन्न थे। यामू इस तरह सीढ़ियाँ कैसी? लगता है हम किसी रास्त जगह पहुँच गए हैं। मामा जी अनुसार मामा जी का अनुमान ठीक था। सीढ़ियाँ किसी शायद जंगल दिशा की ओर उन्हें ले जा रही थी। सरदार पोंगा अचानक ही इक्या उठता है। मैं इस कबीले का सरदार होकर भी आज तक अपने इस रास्ते को नहीं देखा था। सीढ़ियाँ जंगालू के कबीले के पवित्र देवता के टोटका मंदिर में खत्म होती हैं और एक भारी पत्थर सुंदर दीवार पर फिट लगता है और फिर उसे हटाने पर मंदिर में पहुंच जाते हैं। सरदार पोंगा मूर्ति को पूज्य स्थान पर रखते हैं और अब कबीले के लोगों तक सच्चाई पहुंचाते हैं। और अब मुझे मामा जी और यामू को बताए तरीके पर चलना होगा। अगले दिन आपने साथियों को गुफा की तरफ चले। हाँ, उसका नाम मौत की गुफा है। देवता की मूर्ति हमें उस स्थान से निकाल कर बेच देनी चाहिए। अरे अरे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया है होगा। कौन आ सकता है यहाँ? लोगों को आते डरते हैं। अब भूत आए हूँ, यह तो प्रसिद्ध है, यहाँ भूत रहते हैं। नदी नहीं नहीं, बकवास है, असलियत कुछ और है। तभी राज्य मंत्री के बेटे की बातचीत चल रही थी। आगे बढ़ता है। अरे यह अपने स्थान से हटा हुआ है, मुझे जरूर भूतों की शरारत है। और राज्य मंत्री अपने साथियों सहित आते देख यामू मामा जी सरदार पोंगा एक कोने में पत्थर के ढेर छिपा होता है। मंत्री और उसके साथी करीब आते हैं। अब आएगा मज़ा। और वे लोग भारी भारी पत्थरों की वर्षा राज्य मंत्री और साथियों को करते हैं। बाप रे भागो! राज्य मंत्री उनके साथी पलट कर भागते हैं और रास्ते में कबीले के कुछ लोग
उनका रास्ता रोक कर उन्हें बताते हैं मंदिर का घंटा बहुत जोर से बज रहा है, जरूर कोई बात है। देवता की मूर्ति चोरी होने के बाद पहली बार बजा है, चलो देखते हैं, पता नहीं देवता किस नाराज हैं। आओ मंदिर की ओर तरफ चलते हैं। टन 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 मंदिर का घंटा लगातार बजता जा रहा था आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी। जिसने दूर तक आवाज गई उतनी दूर दूर तक कबीले के लोग भागते हुए मंदिर की तरफ गए। राज्य मंत्री को यह खबर जल्दी देनी होगी। मंदिर मगर राज्य मंत्री को खबर करने की आवश्यकता न पड़ी। घंटे की आवाज़ सुनकर अरे घंटा क्यों बज रहा है। मंदिर में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राज्य मंत्री था, मगर कबीले के अन्य लोग भी कुछ समय के अंदर मंदिर पहुंच गए थे। बाप रे, मूर्ति तो यहाँ मौजूद है, अब लोग क्या करूँ मैं। सहसा टोटका देवता की मूर्ति मानो आवाज निकली और निकलती है। मूर्ति कह रही थी, कबीले के लोगों, राज्य मंत्री गद्दार है। कबीले के लोगों, राज्य मंत्री गद्दार है, इसने मुझे चुराया था तथा तुम्हारे सरदार को मारकर वह मेरी लाश कबीले की तालाब में फेंक दी, क्योंकि अपने बेटे को तुम्हारा सरदार बनाना चाहता है। कबीले वाले लोग टोटका देवता की आवाज़ सुनकर क्रुद्ध हो उठते हैं और राज्य मंत्री और पुत्र को लिपटते हैं। सरदार पोंगा की लाश, चलो देखो उसे, जल्दी भागो, भाग लूँ, यही एक उपाय है बचने का। लोग टेप रिकॉर्ड से किसी धोखा दिया है, मगर मैं क्या साबित करें। उधर तालाब में एक शरीर बाहर आधा आया था। लाश को देखकर एकाएक पानी में चलता है, लगता तो सरदार है, लेकिन तालाब में चला गया। राज्य मंत्री कहाँ है, उसे पकड़ो और सरदार को के हवाले को कबीले वाले सज्जन लोग क्रोध का फैसला करेंगे। उसी समय सरदार पोंगा को मारा है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें टोटका देवता की मूर्ति चोरी होने के नाम पर भड़का रहा है यह। और फिर स्वयं शहरी लोग ने टेप रिकॉर्ड का प्रबंध करके ये महान टोटका देवता तुमसे प्रसन्न है। और मामा जी यांगू सरदार जी का बेटा कोमा विभिन्न पेड़ों पर थे, क्योंकि उन्हें राज्य मंत्री की तरह दुष्ट नहीं है, इसलिए। अचानक सभी ने टेप रिकॉर्ड चला देते हैं और आवाज़ गूंजती चली जाती है, टोटका तुम्हारे सरदार पोंगा फिर जीवित कर रहा है। टोटका तुम्हारे सरदार पोंगा को फिर से जीवित कर रहा है। सरदार इतना सुनते ही सरदार पोंगा फिर से जिंदा हो जाएगा। हाँ सुना है, फिर दिल तो नाचने कर रहा है। दूसरी ओर षड्यंत्रकारी राज्य मंत्री अपनी गिनती हुए साथियों साथ मिलकर सलाह कर रहा था। हर खतरे हालात में अपने बेटे को कबीले का सरदार बनाऊंगा। सरदार पोंगा इस स्थान के बारे में जानता है और हमें देर नहीं करनी चाहिए। पकड़े गए तो यहाँ आ पहुँचेगा और तो दावा बोल दे सरदार पोंगा के साथियों पर। राज्य मंत्री तुरंत निर्णय देता है, हाँ तुरंत ही सब लोगों तैयार हो जाओ और हमला कर दो। सरदार पोंगा के साथियों पर हमला करने सबको खत्म कर दो। और दूसरी तरफ तालाब में सांस रोक कर छिप रहा हुआ सरदार पोंगा तालाब से बाहर निकला आता है। मामा और यामू की नज़र पड़ती है उससे। मेरे साथियों, महान देवता टोटका की दिव्य दृष्टि मुझे यह सुझाव दिया है कि राज्य मंत्री कहाँ छिपा है, आओ चलो पकड़ो उसे। और मगर सरदार पोंगा उसके साथी कुछ दूर ही जाते हैं। अचानक पवित्र टोटका सरदार पोंगा की जय हो, नया धर्म व महान टोटका जिंदाबाद। और राज्य मंत्री उसके साथी आक्रमण कर देते हैं। शायद सरदार पोंगा सहित सभी को मार देने की यांगू करामती जिन का ख्याल आया, बचाओ आह। और तालाब से दूर मंदिर की दीवार के पास पहुंचा। यामुजिन का अपहरण किया
और जिन प्रकट होते ही यामू को आदेश दिया, और जिन पलक झपकते ही पेड़ों पर मौजूद लताओं के सभी को बांध दूं। मालिक ने राजमंत्री के पुत्र के लिए कहा है, और रस्सी बनकर राज्य मंत्री के पुत्र के साथियों पर फेंकी। मर गए, बचाओ सरदार, माफ कर दो मुझे। जिन और राज्य मंत्री उसके पुत्र को लताओं में बांधकर जमीन से एक झटके से गिराया आए, और यामू राज्य मंत्री के पुत्र पर टूट पड़ता है। आए मार डाला रे। राज्य मंत्री उसका पुत्र चीखने चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। यामू गुस्से रुकते हैं तो जंजीरों में मंत्री के पुत्र को जकड़ लिया जाता है। फिर एक दिन कबीले की जनता के सामने उन्हें आजीवन कारावास की सजा। राजा मंत्री के पुत्र का सरदार कबीले की जनता तथा मान टोटका को धोखा करने के जुर्म में आजीवन कैद। रहम करो, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। मगर लालची बूढ़ा राज्य मंत्री और उसके पुत्र अन्य गद्दारों के साथ कैद खाने में डाल दिया जाता है। फिर एक दिन शानदार स्वागत हुआ, जिस मामा और यामू को बेहद सम्मानित किया जाता है। यामू, तुम्हारा दोस्त सरदार पोंगा बहुत अच्छा मेजबान है। मेहमानों का स्वागत सत्कार करने में कोई सरदार पोंगा से सीखे। हमारे जाने की बात पर सरदार पोंगा पुत्र कामू बहुत दुखी है, मगर जाना तो होगा। और विदा समारोह से पहले इत्रों के महकती खुशबू से जल में मामा यामू के हाथ मुंह धुलाए जाते हैं। फिर अपना दोस्त हम कभी नहीं भूल सकते, जरूर आएंगे सरदार पोंगा। उस रात मामा यामू के सम्मान में प्रतिभोज के नाच गाने का कार्यक्रम चलता है। फिर अगले दिन सुबह, चलो चलो पोंगा, हमारे तुम्हारे प्यारे उपहारों के बोझ तले दब गए। कभी हमारे शहर आना। जरूर आऊँगा यामू। मगर घर पहुँचने में मामी जी के पैर छूना, और वापसी में यामू को मामा ट्रेन या विमान से नहीं करनी पड़ती। हमारी जिन तो बड़े फायदे का रहा मामा मुफ्त की सवारी। हाँ, रेल और टिकट के दर बढ़ती है, लूटने से बचाए रखती है। और मामा जी और यामू विशाल जिन के साथ घर पहुंचे। मामी ने दरवाज़ा खोला, पहले विशाल जिन को देखा। बचाओ बचाओ, कौन है तुम? हम पर नजर भी नहीं जिन को देखकर घबराई मामी जी मन ही मन बहुत जाप करने लगती है। भगवान, कहाँ से आ गया? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। आ भाई जिन तू यारो अब जेब में समा जा। अरे भगवान, किससे डर रही है? जिन तो अपनी ही यार है, बाढ़ में जाए और तुम्हारा यार जिन घर में नहीं रहेगा, समझे? समाप्त दोस्तों।